साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उनका हम अध्ययन करेंगे और साथ में बिल्कुल डिटेल एनालिसिस, डीप एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको चीज़ें समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। तो आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के। जैसे ये पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी नरम दलित है? आपका प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी नरम दल है। अब देखिए, आपको पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, दो गुटों में बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल में। तो इसमें नरम दल के कुछ प्रमुख नेता थे जिनका नाम याद रखना जरूरी है, और गरम दल के भी कुछ प्रमुख नेता है जो मैंने पिछले क्लास में करवा दिया था। आपको इसमें से ऑप्शन ढूंढना है कि ये इनमें से ये इनमें से कौन कौन जो है नरम दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो दो नाम आपको याद रख लेना जरूरी है, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ अदर फैक्ट भी हम जान लेते हैं। अब आपको याद रखना जरूरी है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय जो आंदोलन के पहले चरण में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था 1885 से लेकर 1905 तक, इसके पहले चरण में जो ये पूरा ये नरम दल का, इसमें ज़्यादा जो नरम दल के नेता थे इनका ज़्यादा वर्चस्व रहा था। और अगर हम बात करेंगे वो नरम दल के नेता में कौन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नेता थे, उनके बारे में थोड़ा सा यदि हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो माफ़ करिए। तो आपको याद रखना है कि जो एओ ह्यूम थे, ये भी नरम दल के नेता रहा करते थे, याद रख लीजिए। एओ ह्यूम जो थे वो भी नरम दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, साथ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रनाडे और जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सभी उस समय के नरम दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। इसी तरीके से 19वीं शताब्दी की बात करेंगे, जिसके अंतिम दशक और 20वीं सदी की शुरुआत वर्षों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक नए और छोटे समूह का उदय हुआ, और जो विचारधारा और पुराने नेतृत्व के तरीकों के लिए आलोचनात्मक थे। और इन्हीं जो ये नए एक विचारधारा जन्म हुआ, इन्हीं को हम लोग बोलते थे गरम दल के नेता। और गरम दल के नेता में कौन प्रमुख थे, थोड़ा सा इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर गरम दल के नेता में हम जानेंगे तो आपको तीन नाम याद रखना है। लाल बाल पाल, नहीं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनका आपको ये तीन नाम तो याद रहते हैं, ये नाम याद नहीं रहते, तो अरविंद घोष का आपको नाम याद यहाँ पे रख लेना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करेंगे पहला चीज की भारतीय राष्ट्रीय जो इनमें से कौन थी जो पहली भारतीय महिला थी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, तो भारतीय महिला पूछा, यहाँ ध्यान दीजिए, भारतीय ऐसी कौन सी पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, तो आपको याद रखना बेहद जरूरी है कि वो कौन थी। यहाँ पे सरोजिनी नायडू, नाम क्या रख लीजिए, सरोजिनी नायडू। अब थोड़ा इसके बारे में, तीन फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको याद रखना सबसे जरूरी है। यदि हम सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये जब 1985 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1925, माफ करिए, 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू के बारे में, तो ये कौन थी, ये एक जो है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये प्रतिष्ठित स्वतंत्र सेनानी और कवित्री भी थी। यानी ये जो है क्या क्या थी, थोड़ा सा इनको, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट सरोजिनी नायडू जी के बारे में। तो ये एक जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थी, ये साथ में कविताएं भी लिखा करती सरोजिनी नायडू, यानी कवित्री भी थी। और इन्हें भारत की कोकिला के रूप में जाना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भारत की कोकिला इनमें से किन्हें कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। और ये कांग्रेस में उनके नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाया। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जुड़ने के बाद ये कांग्रेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती हैं। और सरोजिनी नायडू ने महिलाओं को जुटाने और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी की वकालत करने में महत्वपूर्ण, यानी जो महिलाओं की पूरी टोली रहा करती थी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो है आंदोलन या नेतृत्व करने के लिए, तो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के लिए महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू एक अहम रोल निभाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खड़ा करने में महिलाओं की तरफ से। और स्वतंत्रता के बाद वो किसी भारतीय राज्य की गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी, यानी कोई किसी भारतीय राज्य की सबसे पहली बार जो गवर्नर बनी वो कौन, पहली महिला ये ही थी, कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। ये आप इनको याद रखना बेहद जरूरी थी कि एनी बेसेंट के बारे में, अगर महिलाओं की बात करें भारतीय कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो एनी बेसेंट का भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एनी बेसेंट के बारे में आप इतना जान लीजिए कि ये जो है 1917 ईस्वी में, कब, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। अगर पूछे भारतीय महिला तो आप बोलेंगे प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू। अगर हम बात करें प्रथम यूरोपीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला, तो आप बोले कि एनी बेसेंट 1917 में ही बनी थी, 1925 में जाके फिर वो बनी थी। ये कौन थी? एनी बेसेंट के बारे में बात करेंगे तो एनी बेसेंट कौन थी थोड़ा जान लीजिए। ये एक ब्रिटिश समाजवादी थियोसोफिस्ट महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, लेखिका भी थी और वक्ता भी थी। ये एनी बेसेंट के ही द्वारा जो है भारत में होम रूल आंदोलन जो है, इसमें होम रूल आंदोलन जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा ही इसको जो है बल मिला था। यानी होम रूल आंदोलन जो चलाई थी एनी बेसेंट ही चलाई थी। नाम और एक दो याद रख लीजिए। एक और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी एक नेता है नेल्ली सेन गुप्ता, ये भी महिला थी। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थी और ये 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। सेन गुप्ता कौन थी? असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति समर्थन के लिए जानी जाती हैं। और एक और नाम याद रखिए, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा कौन थी? थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। ये मैडम जो भीकाजी कामा थी, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के तौर पे मौजूद आती थी और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के यूरोप में समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों के लिए सबसे, यानी कि यहाँ पे इनका पूरा आंदोलन नहीं चला था, ये यूरोप में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रही थी और ये विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। यानी पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेशी धरती पर जो है भारतीय राष्ट्रीय जो भारतीय ध्वज है उसको उन्होंने फहराया था। ऐसे यदि हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना को मिथक कहने वाला या सेफ्टी वाल्व थ्योरी को किसने खारिज किया था? यानी जो ये कहा जाता था कि भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है वह एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा अंग्रेजों के लिए। तो ये थ्योरी को खारिज करने वाला किसने, इसको किसने नकारा था, इसको खारिज किसने किया था? तो याद रखिए इसका नाम कौन है? बिपिन चंद्र। कौन? बिपिन चंद्र पाल जी। अब इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं ये जो सिद्धांत दिया गया था कौन थे। तो विपिन चंद्र के बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि विपिन चंद्र कौन थे। एक भारतीय इतिहासकार भी थे जो आधुनिक भारत के इतिहास में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से विशिष्ट थे। तो ये एक इतिहासकार थे, साथ में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नेता के रूप में कार्य भी करते थे। और ये जो विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने ह्यूम को प्रेरक के रूप में एक साथ आए, यानी इस तरीके इन्होंने अपना जो है वक्तव्य जारी किया था इन्होंने। तो ये बोलते थे कि आधुनिक भारतीय इतिहासकार कांग्रेस के विचार को सुरक्षा वाल के रूप में मानते हैं। ये जो शुरुआत में विपिन चंद्र पाल ही जो थे बोले थे कि ये एक सुरक्षा वाल्व की तरह ये कार्य करता है। उनके विचार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीयों की राजनीतिक और आर्थिक मांगों को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय संस्था बनाने के लिए राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया था। और ये सेफ्टी वाल्व का थ्योरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या था? तो एक परिकल्पना यह है कि कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने इस विचार के साथ की थी कि यह भारतीयों के बढ़ते असंतोष को कम करने के लिए सुरक्षा वाल्व साबित होगा। समझिए जैसे अगर एक कुकर होता है, कुकर में यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है, यहाँ पे इस ढक्कन पे सेफ्टी वाल्व लगा होता है। इसका रीजन है कि जिसमें ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा प्रेशर इससे रिलीज हो जाएगा और ये कुकर फटेगा नहीं। तो ऐसे कहा जाता है कि जब भारतीय जनमानस में जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो एक भारत के समय उस समय एक बिल्कुल असंतोष था। ये मान लेते अगर भारत है तो इसमें बिल्कुल असंतोष था, बिल्कुल विद्रोह की भावना थी। अब वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाकर ये एक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, एओ ह्यूम जो कि बाद में सचिव भी बने थे। इनके द्वारा बनाने का यही एक सिद्धांत था कि यहाँ पे जो इनका क्रोध है, गुस्सा है, ये एक सेफ्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब प्रमुख नेताओं को स्थान दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है पूरी एनर्जी इसी में एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, जिससे कि जो ये पूरी विद्रोह होने की पूरी राष्ट्रव्यापी विद्रोह होने की संभावना थी वो एक संगठन में छोटे में सीमित हो जाएगी। यानी इस तरीके से जो प्रेशर है एक ही जगह से रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके का थ्योरी या सिद्धांत दिया गया था और उन्होंने लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस की स्थापना में बाधा डालने के लिए राजी नहीं किया। लाला लाजपत राय जैसे चरमपंथी नेता सुरक्षा वाल्व के विचार में विश्वास करते थे और यहाँ तक कि मार्क्सवादी इतिहासकार षड्यंत्र सिद्धांत या सुरक्षा वाल्व विचार का परिणाम था। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे 1885 में 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसके गठन को सबसे सीधे किस कारक ने प्रभावित किया था? तो याद रखिए कि इसमें इसके गठन के लिए सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ ये था, थोड़ा सा इसको देखेंगे तो थोड़ा सा इसका ऑप्शन ये होगा। मैं इसके डिटेल में चर्चा कि प्रतिनिधित्व चाहने वाला अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग का सामाजिक आर्थिक उदय। समझिए देखिए कहना क्या आया था, इनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको पता है कि जब यहाँ पे जब भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के गठन के पीछे उद्देश्य क्या था, यानी 1885 में इसके गठन के पीछे इसका सबसे बड़ा कारक क्या देखा जाता है कि जब भारत के जो कुछ पढ़े लिखे लोग जब विदेश गए और यहाँ से पढ़ लिख कर आए थे, इन्होंने देखा कि भारत में जब इन्होंने अन्य देशों का भ्रमण किया, अन्य देशों में पढ़ाई करने, गांधी गए, अम्बेडकर गए, सभी गए, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पे जो मूल अधिकारों को लेकर है, लोगों की स्वतंत्रता को लेकर यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम वगैरह दिया गया है। और जब वो भारत में आए देखे कि यहाँ तो बिल्कुल गुलामी की अवस्था है, तो ये जो कुछ मुख्य नेता थे, ये कहा जाता है इनको बारे में कि ये जो है भारत में बदलाव करना चाहते थे, भारत में बदलाव करना चाहते थे। और यही जो थे ये अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग का संगठन था, यानी ये जो थे यही भारतीय मूल के जो व्यक्ति बाहर गए थे, तो जाहिर सी बात है ये उस व्यवस्था में रह आए थे, यानी एक तरह के क्या थे, अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग का ये समाज था, ये लोग जो बाहर गए थे। और ये जब भारत में आए तो ये बदलाव चाहते थे, तो यही यही जो मुख्य इन लोगों का संगठन था या मुख्य इन लोगों का विचार था, इन्हीं की वजह से ये चाहते थे कि भारत में भी उस तरीके से ये जो व्यक्ति थे, जो प्रतिनिधित्व चाहने वाले अंग्रेजी शिक्षित माध्यम वर्ग था, यानी जो वर्ग गए, जो पढ़ने गए थे, ये चाहते थे इसमें सामाजिक और आर्थिक इसमें उदय हो, सामाजिक उदय हो। तो ये इसके कहने को अर्थ है, थोड़ा सा आप समझते हैं इसके और इसको डिटेल के साथ कि प्रतिनिधित्व चाहने वाला अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग का सामाजिक आर्थिक उदय, यह कथन 1885 में क्या हुआ था कि जब कांग्रेस का गठन हुआ, सीधे भारत में अंग्रेजी शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय से प्रभावित था। इस समूह में वकील थे जो पढ़ने गए थे विदेश में, कौन थे, वकील थे, शिक्षक थे, पत्रकार थे, अन्य पेशेवर शामिल थे, और जो लोकतांत्रिक विचारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्वशासन के सिद्धांतों से अवगत थे। वो जानते थे क्योंकि बाहरी विदेश में उन्होंने भ्रमण करके देख भी लिया था वहाँ की व्यवस्था। इनमें से कई शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर असमानता के बारे में पता था, और उन्हें लगा कि भारतीयों की अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को व्यक्त करने उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने, औपनिवेशिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए एक मंच की आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रखते उन्होंने अपना एक नया मंच की उन्होंने स्थापना किया, यानी एक नए संगठन की स्थापना की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके पीछे यही कुल कहानी थी। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में कि भारतीयों को औपनिवेशिक प्रशासन में भाग लेने का ब्रिटिश प्रोत्साहन, यह कथन गलत है, क्योंकि अगर भारतीयों को औपनिवेशिक प्रशासन में भाग लेने का ब्रिटिश प्रोत्साहन, ये बिल्कुल गलत। रीजन ये है कि जब ब्रिटिश जो ये ऑप्शन था, आप इस ऑप्शन को देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन था, एक ऑप्शन ये भी था ना, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन था कि भारतीयों को औपनिवेशिक प्रशासन में भाग लेने के ब्रिटिश प्रोत्साहन, ऐसा है कि ब्रिटिशों के द्वारा प्रोत्साहन दिया कि आप जो है हमारे जो है शासन में हिस्सा लीजिए, यानी उन्हें एक तरह का लालच जैसे चीज़ों का यहाँ पे यूज किया गया। ये बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है, क्योंकि यह कथन गलत, इसका रीजन है कि जब ब्रिटिश ने भारतीय सिविल सेवा के माध्यम से कुछ भारतीयों को औपनिवेशिक प्रशासन में भाग लेने की अनुमति दी, उन्होंने कई प्रतिबंध और बाधाएं रखी, जिसमें इंग्लैंड में आयोजित परीक्षाएं भी शामिल थी, जिसमें अधिकांश भारतीयों के लिए पहुंच सीमित हो गई। और आईएनसी गठन, ऐसा नहीं कि वो अंग्रेज चाहते थे कि जो है भारत के लोग जो ब्रिटिश शासन में हिस्सा ले, वहाँ पे जो है उसके प्रशासन में उसका सहयोग करे, तो प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। अगर ऐसा होता तो जो आईसीएस का एग्जाम ब्रिटिश हुकूमत द्वारा करवाया जाता था, उसकी परीक्षा इंग्लैंड में क्यों रखते थे, उसकी परीक्षा भारत में ज्यादा लोग हिस्सा ले लेते। उसकी एज को ले भी प्रतिबंधित कर दी गई थी कि कम एज वाले ही उसमें जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए टोटल मोटे तौर पे, तो ये पूरी तरीके से रीजन सही नहीं था कि उन्हें प्रोत्साहन की वजह से। साथ में एक वहाँ पे वो जो ऑप्शन दिया हुआ था कि भाई कृषि संकटों को दूर करने के लिए ब्रिटिश के लोगों ने आईएनसी की स्थापना की थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसा तो है नहीं कि आईएनसी का गठन ब्रिटिश द्वारा कृषि संबंधी मुद्दों को संबोधित करने सीधे प्रेरित नहीं था। हालांकि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर कृषि संबंधी मुद्दा बाद में चर्चा हुई और इसको लेकर यहाँ पे कई प्रस्ताव वगैरह पारित हुई। साथ में अगर इस ऑप्शन को टटोले, जो चौथा ऑप्शन था, बढ़ते सांप्रदायिक तनाव जिसने तत्काल ब्रिटिश हस्तक्षेप की मांग की, तो ये भी इस तरीके से ये भी ऑप्शन आपका गलत होता है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन से संबंधित चीजों को। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना कौन किए थे? एओ ह्यूम ने किए थे, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक, इनका उद्देश्य यही था कि जो शिक्षित भारतीय और ब्रिटिश प्रशासन के बीच जो है बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना था, यानी इधर ब्रिटिश हुकूमत हो गया, इधर भारत हो गया, तो इन दोनों के बीच एक कोई संगठन और इन दोनों के बीच बातचीत का एक जरिया बने, और इसलिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1885 में कौन किए थे? एओ ह्यूम ने किए थे। और अगर हम बात करेंगे कि शुरुआती नेता कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे शुरुआती आईएनसी नेताओं ये जो चाहते थे कि संवैधानिक सुधार के जरिए जो है प्रशासन के भीतर अधिक से अधिक ये भारतीय शामिल हो सके, ब्रिटिश हुकूमत के
प्रशासन में और अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सके। शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका इसमें ज़्यादा रही थी। अगर बात करेंगे शुरुआती में, तो शिक्षित मध्यम वर्ग आईएनसी के प्रारंभिक लक्ष्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे, यानी जो उस समय के वकील थे, पत्रकार थे, या फिर जो विदेश से पढ़कर शिक्षित विद्यार्थी आए थे, ये वैश्विक राजनीतिक आंदोलनों की उनकी समझ और नागरिक स्वतंत्रता की इच्छा ने ब्रिटिश शासन के तहत नागरिक अधिकारों, आर्थिक सुधारों और राजनीतिक प्रतिनिधियों की कांग्रेस की मांगों को प्रभावित किया। ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट में याद रख लेना जरूरी है। अगर हम बात करेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास संदर्भ में इनमें से कौन सा राष्ट्रवादी नरम दली था, इनमें से कौन सा राष्ट्रवादी नरम दली था, तो आपको याद रख लेना है कि जो ये पहले आपको मैंने प्रश्न का जवाब दे दिया कि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये हमारे कौन थे, नरम दल के नेता रहा करते थे। इसके बारे में पहले बता ही दिया हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा और एक चीज जान लेते हैं कि यहाँ पे इसको मैंने इस प्रश्न का पहले ही जवाब दे दिया है। ये जो अगला प्रश्न है कि भैया बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो आपको याद रखना कि 1896 में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगर हम बात करेंगे वंदे मातरम गीत के बारे में, तो अगर हम बात करें तो जो वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया 1896 में गाया गया, यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कहाँ गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इस समय जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह एम सयानी ये उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। वंदे मातरम गीत की बात करेंगे तो इस गीत को, माफ करिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 ईस्वी में पहली बार लिखा था और 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार इस चीज को प्रकाशित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित अगर हम कुछ चीजें जान लेते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। जो इसके जनक कहे जाते हैं एलन ओक्टिवन ह्यूम, एओ ह्यूम कहे जाते हैं। जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है। कुछ जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनके क्या कहते हैं, जो मुख्य घटनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो 1885 में स्थापना हुआ था, उस समय पहली बार जो आयोजित स्थल था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था आपको याद रखना जरूरी है, बॉम्बे में। अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के थे। इस वाले में पहली बार ही होता है, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो दूसरा, माफ करिए, जो 1896 का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसमें जो अध्यक्षता की कौन किए थे? रहमतुल्लाह सयानी जी की थी। और इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। ये आपको याद रखना जरूरी है। जो अगला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है 1907 का अधिवेशन, इसमें याद रखना है कि यह सूरत में हुआ था। अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी किसी समय, जो 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल विभाजित हो जाता है। 1916 का अधिवेशन याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता कौन किए थे? ए.सी. मजूमदार ने किए थे। इसमें यह हुआ था कि कांग्रेस का विलय और मुस्लिम लीग का के साथ समझौता हो गया था। 1917 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि 1916 का जो अधिवेशन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? ए.सी. मजूमदार किए थे। और इसमें यह हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो है कि विलय हो गया, यानी कांग्रेस मुस्लिम जो टूट चुकी थी, इन दोनों का फिर मिलन हो गया, इन दोनों का विलय हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। 1917 का अधिवेशन के बारे में यदि हम बात करेंगे तो 1917 का जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थी? एनी बेसेंट ने की थी। और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला। और 1925 का अधिवेशन याद रख लीजिएगा। 1925 का अधिवेशन कब हुआ था? ये कानपुर में हुआ था। किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने किए थे। और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। याद रखना, पहली भारतीय महिला पूछे तो आपको सरोजिनी नायडू को टिक लगाना है, और केवल महिला पूछे तो आपको लगाना है एनी बेसेंट लगाना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ टिक दे देना है। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था ये क्यों महत्वपूर्ण है कि यह लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और इसमें क्या घटना हुई थी? इसमें पूर्ण स्वराज संकल्प का यहाँ पे संकल्प लिया गया था, पूर्ण स्वराज का। अगर हम अगले प्रश्न की ओर चले तो निम्नलिखित किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? तो आपको याद रखना है कि इंडियन एसोसिएशन जो संगठन हुआ करती थी, इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। इसके अगर थोड़ा डिटेल्स अगर इसके बारे में पढ़ना चाहें इंडियन एसोसिएशन के बारे में, तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1886 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया था। अब यह 1886 में ये जो इंडियन एसोसिएशन था, इसके कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र का दौरान था। यानी 1886 में कलकत्ता में जो दूसरी बार
हाँ, ये इसका अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन। उसी में जो है ये इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस में मिला दिया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और 1886 में जब इसका विलय हुआ था इंडियन एसोसिएशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। इंडियन एसोसिएशन में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पज से। इंडियन एसोसिएशन भारत में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक समूह था जो भारत में स्थानीय स्वशासन का समर्थन का। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1867 ईस्वी में हुई थी। यह ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो गई थी 1876 ईस्वी में। और यह पहली कोई नेशनल लेवल पे भारतीय संगठन था जो इसका नेतृत्व कर रही थी भारतीय जनता का। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। और यह जो थे मुख्य रूप से जो बंगाली पढ़े लिखे लोग थे, बंगाली बुद्धिजीवी थे, उनके बीच का ये एक संगठन उनके ही द्वारा चलाया गया हुआ था। इंडियन एसोसिएशन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर आपत्ति जताई थी, जिसने भारतीय प्रेस को दबा दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। कुछ और जान लेना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित लंदन स्थित एक संगठन है। याद रख लीजिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो यह क्या है? यह दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित लंदन में स्थित एक संगठन है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। और अन्य 1885 में किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन की बात करेंगे, कौन किए थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने कलकत्ता में की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। थोड़ा सा आगे और अगर हम बात करेंगे कुछ और तथ्य के बारे में कि कांग्रेस की 19वीं शताब्दी की विभिन्न शक्तियों का स्वाभाविक और अपरिहार्य उपज था। यह किसने कहा था? भाई यह कांग्रेस के जन्म का श्रेय अक्सर एओ ह्यूम को दिया गया था, और जिन्होंने वायसराय लॉर्ड डफरिन की मदद से प्रमुख राजनीतिक नेताओं को सफलतापूर्वक संगठित किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये कुछ महत्वपूर्ण बैकग्राउंड है कांग्रेस स्थापना को लेकर। कांग्रेस स्थापना की बात करेंगे तो यह 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तेजपाल संस्कृत पाठशाला बॉम्बे में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। 1886 में जो दूसरा अधिवेशन उसमें कांग्रेस कुल 436 लोगों ने शामिल लिया था। और कांग्रेस के शुरुआती दौर में नरमपंथी नेताओं का ही बोलबाला था। ये आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, तो यानी वो उसमें शुरुआती में नरम दल के नेताओं का ही वर्चस्व रहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर। तो ऐसे में बहुत ज्यादा नहीं, केवल आपके आपके साथ जो है केवल 20 से 25 प्रश्न लाएंगे। और 25 प्रश्न में जितना भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित प्रश्न रहेंगे। एक ही प्रश्न को लेकर सारे कम से कम एक प्रश्न में कम से कम आपको 20 से 25 प्रश्न आपका जवाब, मतलब आपके 20 से 25 प्रश्नों का आपका जवाब मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। आपको यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर कोई यदि आपको नोट्स की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 96 16 15 87 38। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी जितना भी नोट्स होगा मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। फिर ये क्लास आप कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सारा कुछ आपको विद एनालिसिस आपको करवाता रहूं, तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुन के आप सभी का धन्यवाद।